कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. तो ठीक है यार, मजाक एक तरफ और काम एक तरफ, लेकिन आज के इस आईबीसी बिजनेस मॉडल के पार्ट 2 को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ आप लोगों को एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग चिट्टी हैं क्या? ये सवाल करने का मेरा पॉइंट ये है कि जब भी YouTube पे कोई बड़ी वीडियो या फिर कोई बड़ा कंटेंट आता है, या फिर अगर ये डिसलाइक का मतलब क्या होता है यार? डिसलाइक का मतलब ये होता है ना कि वीडियो आपको पसंद नहीं आई या कंटेंट आपको पसंद नहीं आया। जब कोई नॉलेज दी जाती है, जब कोई एजुकेशन दी जाती है, जब कोई चीज़ बताई जाती है तो उसमें टाइम लगता है ज़्यादा। अब मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस मेरे पास में आ रही है उनको सही, राइट और अनबायस्ड नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोग छोटा कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं शॉर्ट कंटेंट नहीं बना सकता, क्योंकि जिसको सीखना होगा वो 30 मिनट के कंटेंट में भी सीखेगा, और जिसको नहीं सीखना होगा वो 5 से 10 मिनट के कंटेंट के अंदर में भी नहीं सीखने वाला। अगर मान लो कि मैं वीडियो को 5-6 मिनट या आधे घंटे की वीडियो को मैं स्किप कर करके देखता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को समझ जाऊंगा? क्या मैं चिट्टी हूँ कि मेरा ब्रेन इतना ब्रिलियंट है क्या उस चीज़ को इतनी आसानी से ग्रैब कर पाएगा? अगर ग्रैब करेगा तो वो 30 मिनट में भी ग्रैब करेगा, अगर नहीं ग्रैब करेगा तो वो 6 मिनट में भी नहीं ग्रैब करेगा। क्योंकि हमारी इंडियन यंगस्टर्स की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि हम 3 घंटे की मूवी या फिर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई वेब सीरीज हम 10-10 घंटे की डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन आधा घंटे का एक एजुकेशन कंटेंट हम उसको देख नहीं सकते पूरी प्रॉपर तरीके से। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंडियन यंगस्टर्स की मेंटालिटी की औकात क्या है, क्या हम लोग सोचते हैं और क्यों हमारा इंडिया ग्रो नहीं कर पा रहा। ध्यान से देखना एक बार। देखो, ये हैं टिकटॉक के फाउंडर, इनका नाम भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, चाइना की औलाद। इन्होंने ये कहा था कि जो टिकटॉक इन्होंने बनाया था, जो स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कि टिकटॉक मैंने बनाया था जो बेरोजगार और निकम्मे लोग हैं, और मुझे नहीं पता था कि भारत में इतने ज्यादा बेरोजगार और निकम्मे लोग रहते हैं। ये बात उन्होंने, ये स्टेटमेंट उन्होंने हंसते हंसते दी थी। ये हम इंडियंस के लिए बहुत शर्म की बात है। हालांकि मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया। ये चाइना है, जो चाइना अपने इंडिया को भीतर से पूरी तरीके से खोखला बना के अभी निकल चुका है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिया पीछे क्यों है, भारत पीछे क्यों है, जब हमारे पास में टैलेंट है, जब हमारे पास में सब कुछ है। इंडिया के पास में यंग जनरेशन है, इंडिया के पास में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और किसी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? यंग जनरेशन, एक अच्छी मेंटालिटी। वही हमारे पास नहीं है ना, क्योंकि इंडियन यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे एक बेकार और गलत कंटेंट देख के अपने टाइम को वेस्ट करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन अगर कोई राइट और अच्छी इंफॉर्मेशन अगर मिले ना तो उस चीज को नहीं देखेंगे। आगे आगे अभी देखो होता क्या है। देखो, ये एक डेटा है कि 2021 का मैंने एक डेटा निकाला। पूरे वर्ल्ड ओवर में सबसे ज्यादा जो फेसबुक यूजर्स हैं वो फेसबुक यूजर्स हैं इंडिया में। इवन जहां पे फेसबुक इन्वेंट हुआ यूएसए में, वहां पे भी इतने ज्यादा यूजर्स नहीं हैं। सबसे ज्यादा जो कैटेगरी की अगर हम बात करें, देखो मैंने यंगस्टर्स को क्यों टारगेट किया, क्योंकि ये चीज हकीकत है और आप लोग भी जानते हो। 19 के डेटा में 18 से 24 और 25 से लेके 34 साल तक का, यानी कि अब आप इस चीज को खुद ही देखिए कि 18 से 24 और 25 से 34, यानी कि यंगस्टर जो इसी एज क्राइटेरिया के अंदर में फॉल करते हैं। करेक्ट, ठीक है। रिसेंट डेटा देख लेते हैं। 18 से 24 और 25 से 34, ये है 13 से 17। ये बाकी रेशियो इतना ज्यादा नहीं है। यंगस्टर्स, ये है हमारी पहचान। ये डेटा हमें क्या दिखाता है? ये डेटा हमें दिखाता है कि हम अपने टाइम को सबसे ज्यादा किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। तो देश की इकोनॉमी तो छोड़ो यार, अपना हम खुद भी ग्रो नहीं कर सकते, अपने करियर को खुद भी नहीं बना सकते। ऐसे हमारे यंगस्टर्स की पूरी तरीके से अभी मेंटालिटी हो चुकी है। यूट्यूब की बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे वाई कैरी मीनाती, आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना, भुवन बैम और ये टेक्निकल गुरुजी, इवन दो टेक का जो चैनल है ना वो भी इनका सबसे लास्ट में आता है। मैं सिर्फ एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वाई, क्यों इंडिया के अंदर में, जब इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन में नंबर 2 पे आता है, तो क्यों ये जो वल्गर कंटेंट जो बनाते हैं, जिनकी एब्यूजिंग के बिना कभी कोई बात ही नहीं निकलती, ये चारों ऊपर क्यों हैं? खासतौर पे ऊपर कैरी मिनाती। देखो, मेरा कोई पर्सनल इन लोगों से मेरा कोई आर्ग्यू नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि हाँ, इन लोगों को, ये लोग स्टार हैं हमारे, ये लोग हमारे आइडल हैं, हालांकि मेरे तो नहीं है।
इनको आइडल बनाता कौन है, इनको परफॉर्मर बनाता कौन है? इनको परफॉर्मर बनाती है हमारी यंगस्टर्स की मेंटालिटी, क्योंकि हम लोग क्या कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अब समझ रहे हो हमारी इंडियंस की औकात, समझ रहे हो आप? हम लोग इनको स्टार बनाने वाली ये जो 20-20 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, यहां पे क्यों कोई एजुकेशन का चैनल नहीं है? क्यों कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कुछ सीखने को बताए? ये है हमारी मेंटालिटी। अभी और दिखाता हूं, ये देखिए, ये भाई का एक एजुकेशन चैनल है, 114 डिसलाइक्स। ये एजुकेशन सिखा रहा है, ये कुछ बता रहा है, कुछ अच्छी चीज बता रहा है, क्यों डिसलाइक्स? क्यों क्यों यार, क्यों? आगे देख लो, ये देखो 8,64,000 डिसलाइक्स। वाई? हु इज द ब्लडी हेल डिसलाइकर्स? क्यों? क्या एक्सपेक्ट क्या करते हो यार? क्या चाहिए एक बार बताओ तो सही। डिसलाइक्स क्यों? अगर है तो कुछ रीजन दो ना प्रॉपर तरीके से। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला कि, और ये चीज फैक्ट है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अगर कोई सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है तो वो चाइना में है। चाइना के बाद में फिर नंबर आता है इंडिया का। अब चाइना तो अपनी इकोनॉमी को, चाइना आपको पता है हमसे कहीं ज्यादा डेवलप है कंट्री है। चाइना के बाद में आता है इंडिया का नंबर। इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है जो कि चाइना से थोड़ा सा कम है। अब चाइना डेवलप है 10 से 24, 10 to 24 जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो इसी एज क्राइटेरिया के अंदर में फॉल करते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, ये चीज मैं नहीं कहता, ये चीज डेटा सब बोलता है। अब हम पूरे वर्ल्ड ओवर में 10 इकोनॉमिक्स कंट्री को उठा लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 10 इकोनॉमिक्स कंट्री कौन कौन से है जो सबसे अच्छा ज्यादा परफॉर्म करती है। नंबर 1 ऑलवेज यूएसए, जो सबसे पावरफुल कंट्री है। चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया। अब मेरे ख्याल से करीबन पूरे वर्ल्ड में 200 से ज्यादा करीबन कंट्रीज है। इंडिया जीडीपी में फॉल करता है 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे, जो रिसेंट डेटा है $2.93 ट्रिलियन। और जो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, 11.321। पीपीपी का मतलब ये कि बाहर की कंट्री की जो भी प्रोडक्ट वैल्यू है और अपनी कंट्री की जो भी प्रोडक्ट वैल्यू है उनको कितनी इक्वालिटी दिखा सकती है। इस चीज को सोच के ज्यादा खुश मत होना कि हम कम से कम चलो 5वें नंबर पे तो फॉल कर रहे हैं। अगर इस चीज को अगर आप एग्री करना चाहते हो तो पहले इन कंट्री की पॉपुलेशन पे नजर डाल लीजिए। इन कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया से कहीं ज्यादा कम है। यानी कि अगर हमारी पॉपुलेशन कम ज्यादा है ना, तो हमारी ये जीडीपी भी बहुत ज्यादा चाहिए। ये सिर्फ एक डिजिट्स है जो इसको कवर कर रही है। 5वें नंबर पे फॉल करना कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। मैटर को ये समझिए कि क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी उतनी ज्यादा है, क्या इस चीज को कवर कर पाएगी? नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं कवर कर पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार पूरे वर्ल्ड ओवर में जितनी भी वेल्थ है, इंडिया कहां पे उसमें फॉल करता है। यहां पे भी हमारी यंग जनरेशन की वजह से औकात दिखी कहां पे हम फॉल करते हैं। ऑलवेज वही यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 29%, 29%, ठीक है। देन चाइना 17%, दिस इज चाइना 17%। नाउ जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इंडिया 7वें नंबर पे फॉल करता है। और इंडिया में कहां है? इंडिया ये रहा 7th रैंक पे इंडिया। यानी कि वर्ल्ड ओवर में करीबन 3.5%, मतलब समझते हैं आप इस चीज का, पूरे वर्ल्ड में करीबन 3.5% मनी ही इंडिया के पास में है। और अभी आगे मैं आपको एक डेटा और दिखाऊंगा जिसमें जान के आपके लोगों के होश उड़ जाएंगे। यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, और ये जितने भी अभी टिकटॉक की जनरेशन है ना, आगे आगे देखो अभी होता क्या है आप लोगों के साथ में। जितना भी अभी टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये टिकटॉक की जनरेशन कहलाने वाली है, सोशल मीडिया का ट्रैप जनरेशन कहलाने वाली है। और आगे आगे इससे भी बहुत बुरा होने वाला है। अभी समझ जाओ, बहुत समय अभी। अब एक रेशियो को और देख लेते हैं हम कि वर्ल्ड ओवर में सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर कंट्री कौन सी है। मैंने एक डेटा निकाला है और उस डेटा के मुकाबले आप देख लो इंडिया की औकात, इंडिया कहां पे फॉल करता है। ये है रियल डेटा। नंबर 1 पे जर्मनी, जो सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करता है। आप ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो बेंटले, रोल्स रॉयस, मेरे ख्याल से ओडी, मर्सिडीज, ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं, ये कहां से हैं? ये जर्मनी से हैं सारी। फिर जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये तीसरे चौथे नंबर पे एक बार अपने एंड पे देख लेना। अब इंडिया की बारी देख लो कि इंडिया कहां पे फॉल करता है। इंडिया फॉल करता है आपका 27वें नंबर पे। रियली ये है हमारी औकात। किस वजह से? इंडिया की यंग जनरेशन की मेंटालिटी की वजह से।
अभी लॉकडाउन में क्या क्या सीन हुए हैं, क्या क्या कितना हमने टाइम वेस्ट किया है पबजी वर्सेस फ्री फायर में, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में, हम लोग इन्हीं पे लगे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग राइट स्वाइप करते रह जाओगे उधर, वहां पे आपका पूरा फ्यूचर तरीके से स्पॉइल हो रहा है पूरा। बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट डेटा भी मैं दिखाता हूं आपको। देखो अब ये डेटा हकीकत बताता है, इंडिया के अंदर में करीबन 150 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं। 150 से ज्यादा बिलियनियर्स का मतलब यह है कि जिसके अंदर में आपके अंबानी, अडानी, रतन टाटा जी, गोदरेज फैमिली, ये जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं करीबन 150 के करीब में बिलियनियर्स हैं। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन करीबन मेरे ख्याल से 140 करोड़ के आसपास में पहुंचने वाली है, और इस 140 करोड़ के आसपास का एवरेज ले लीजिए कि 1%, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 1% जनता के पास में ना पूरे इंडिया की 42-42% नेट वेल्थ है। मतलब समझ रहे हो, 1% जनता के पास में पूरे इंडिया की 42.5% टोटल वेल्थ है। यही रीजन है कि भारत में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। अब इसका भी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। सेकंड रेशियो देख लीजिए। सेकंड रेशियो में क्या कहते हैं कि बॉटम 50% पॉपुलेशन होल्ड एज मच एज 2.8% नेशनल वेल्थ। यानी कि जो बॉटम से जो 50% जो जनसंख्या है ना इंडिया की, वो ज्यादा से ज्यादा 2.5% के करीब में पूरी नेशनल वेल्थ को होल्ड करती है। कहीं से कहीं तक कवर कर पा रहे हैं? आप कुछ सोच सकते हो? पैसे के पीछे भागते हो, कभी पैसा नहीं मिलता। कहीं से कहीं तक कोई भी कवर नहीं कर पाया। तीसरा रेशियो देख लीजिए। तीसरी स्टडी में आपको बता देता हूं, टॉप 1% पॉपुलेशन होल्ड्स ओवर 4 टाइम ऑफ बॉटम 70%। यानी कि निचले स्तर से जो 70% की जितनी भी इंडिया की जनसंख्या है ना, उसकी 4 गुना ज्यादा इंडिया की 1% पॉपुलेशन नेट वेल्थ होल्ड करती है। समझने की कोशिश करो, जितनी भी नीचे के स्तर पे भारत में 70% जनसंख्या के पास में पैसा है ना, उसका 4 गुना भारत की 1% जनसंख्या के पास में पैसा है। लिटरली वही 150 से ज्यादा बिलियनर्स जो मैंने आपको बताए थे। अब चौथी स्टडी देख लो। टोटल वेल्थ ऑफ इंडियन बिलियनर्स हाईएस्ट देन द टोटल यूनियन बजट ऑफ इंडिया। अगर हम सारे जितने भी इंडिया के अंदर में बिलियनियर्स हैं 100-150 के करीब में, अगर उनकी नेटवर्थ यानी कि सारी संपत्ति को अगर हम मिला दें तो भारत का जितना बजट निकलता है ना 2 मार्च या मेरे ख्याल से 2 फरवरी को जो बजट आता है, उससे भी ज्यादा बैठता है इनकी सबकी टोटल नेटवर्थ। यानी कि जो 150 लोग हैं ना, वे पूरी कंट्री को चला सकते हैं, इतना उनके पास में पैसा है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और जो नौकरी करते जा रहे हैं वो नौकरी ही करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी मेंटालिटी क्या है कि जब हमारे पास में समय होता है ना, तो हम उस समय को ध्यान नहीं देते। अभी हमारे पास में लॉकडाउन में क्या हुआ है, या उससे पहले अभी तक कई टीनेजर्स क्या कर रहे हैं, टिकटॉक पे कितनी गंदी बवासीर फैल रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म कितनी बुरी तरीके से पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, और हम वहां पे अपनी मेंटालिटी को हम वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब इसकी रियलिटी क्या है कि जब हमारे पास में टाइम होता है 25 साल तक का, 26 साल तक का, तब हम उन चीजों के अंदर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन जब 26-27 साल के बाद में जब हमें पता चलता है कि हमने कितना सारा समय बर्बाद कर दिया, तब जाके हमारी आंखें खुलती हैं। और ये चीजें इतनी कड़वी हैं कि अगर आप लोगों को इस चीज के बारे में बताओ ना कि आप लोग नौकरी करे हो, कुछ भी करो, तो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि सीधी बातें आज के टाइम में इंडिया की यंग मेंटेलिटी के अंदर में घुस ही नहीं सकती। वो कहते हैं कि यार देखो, वक्त रहते वक्त पर वार कर दो, क्योंकि वक्त जब शिकार करता है ना, तो वो हर दिशा से वार करता है। अभी भी समय है, आने वाली जो जनरेशन होगी ना, वो बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली है। अब यार देखो, सही बात है, ये प्रकृति है, यहाँ पे किसी के साथ में कभी कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? अमीर और अमीर होता जा रहा है क्योंकि उसके पास में तरीका है। आप लोग हमेशा नौकरी के पीछे भागते हो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा है कभी? जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की कभी कोई बात ही नहीं करता। अभी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के अंदर में वही चीज लेके आया है कि हम लोग आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपको सिखाएंगे और वो स्किल्स आपको ग्रो करेगी। पहले स्किल्स ग्रो करो यार। पैसा कमाने के जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो सारे छोड़ दो। लाइफ के अंदर में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिस दिन लाइफ ने शॉर्टकट मारने शुरू कर दिया ना, 20 साल का आदमी सीधा 50 साल का होगा। और ये ले पैसा, जितना तेरे पास में पैसा आएगा ना, फिर 50 साल की उम्र में करता रहना तो एंजॉय। और ये सबसे ज्यादा जो गंदी चीजें हो रही है ना, जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्टर्स हैं,
टिकटॉक बैन हुआ तो फेसबुक पे ये सारी चीजें आ गई। फेसबुक का बिजनेस मॉडल, यूट्यूब का बिजनेस मॉडल इस तरीके से है कि वो आपको पूरा कैच कर लेता है, वो आपको अपनी तरफ से कहीं हटने नहीं देता। क्योंकि फेसबुक पे क्या होता है कि जैसे हम राइट स्वाइप करते हैं ना, वीडियोस इतनी अच्छी आती हैं कि हाँ यार एक और चलो ठीक है 15-20 मिनट, वो आपके माइंड को पकड़ लेती है। सोशल मीडिया ट्रैप है, इस ट्रैप में हमने खुद को फंसाया है। सोशल मीडिया ट्रैप ने हमें नहीं फंसाया, और अभी भी समय है, अभी भी बदल जाइए। शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल सही और सटीक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, और मैं बिल्कुल निष्पक्ष और अनबायस्ड मैं इसमें नॉलेज दूंगा पूरी। तो यहां से शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को जब विवेक बिंद्रा जी ने बड़ा बिजनेस का ऑफिस दिल्ली ओखला में ओपन किया, तो सबसे पहले इन्होंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। देन उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि लर्निंग एंड अर्निंग, यानी कि अगर आप ये जो IBC बिजनेस मॉडल है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको लर्निंग और अर्निंग दोनों देता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डीपली लेके चलता हूं। मैं आपको क्या कहता हूं कि आप लोग लर्निंग और अर्निंग इन दोनों से पहले, अर्निंग पे तो आप लोग ध्यान ही मत दो, खैर लर्निंग पे आप ध्यान दो। अब मैं आप लोगों को क्या कहता हूं कि आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना। 21वीं सदी के अंदर में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, आज के टाइम में अगर आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं, कि जब तक आपके अंदर में स्किल्स नहीं होगी, जब तक आपके अंदर में कोई भी माइंडसेट या फिर कोई मेंटेलिटी आपकी अच्छी नहीं होगी, आप किसी भी बिजनेस को तो छोड़ो, आप जॉब में भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स पे अपना ज्यादा फोकस करो। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स किसके लिए? अगर मेरे पास में मेरा कोई खुद का बिजनेस है और मैं अपने IBC बिजनेस मॉडल को उठाना चाहता हूं, तो इसमें मेरा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की काम आएगी। लेकिन अगर मैं अपने कस्टमर से जब बात करूंगा, तो उसमें मेरी लीडरशिप स्किल्स बहुत जरूरी है। लीडरशिप स्किल्स इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे अंडर में जो कस्टमर जनरेट होंगे, उनको लीड करना, उनको लीड कैसे करना है, इसलिए ये दोनों स्किल्स हमारे अंदर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन दोनों चीजों पे ध्यान दोगे ना, तो ये दोनों चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अर्निंग के पीछे मत भागो यार, अर्निंग तो मैं कहता हूं आप लोग भूल जाओ। पैसा तो आपके लिए एक डिजायरेबल चीज होना चाहिए, कि पैसा आप डिजर्व करते हो। पैसा आपके लिए डिजर्व चीज होना चाहिए, डिजायर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है। अब इनके बिजनेस मॉडल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर की सोच क्या होती है, कैसे एक रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर सोचता है। तो अभी इनके पर्पस से सोचते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर में ये बताया था कि भारत के अंदर में, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसमें मैंने काफी अच्छी चीजें बताई हैं। इंडिया के अंदर में करीबन 90% से ज्यादा बिजनेसेस फेल हो जाते हैं एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, और 90% से ज्यादा बिजनेस तो वो फेल होते हैं जिनका हमारे पास में डेटाबेस है, जिनका डेटा है हमारे पास में, जो हमारे पास में ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट के पास में जो ऑथराइज्ड है। लेकिन जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिनका कोई डेटा ही नहीं है, उनका क्या है, 90% बिजनेस फेल हो रहे हैं। फिर वही रीजन आता है क्यों फेल हो रहे हैं, जानते हो? क्योंकि हमारी मेंटालिटी हमारी वैसी है ही नहीं। स्किल्स कोई भी डेवलप नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों की बात करता हूं, मैं गारंटी के साथ मैं कहूंगा कि अगर जब मैं आपसे बात करूंगा ना, तो आपके अंदर में वो स्किल डेवलपमेंट चीजें होंगी ही नहीं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आप लोगों को पढ़ाया ही इस तरीके से जाता है कि आप लोग नौकरी ही करोगे ऑटोमेटिकली। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाई नॉट बिजनेस? बिजनेस क्यों नहीं? आप लोग अपनी मेंटालिटी में अगर हो, क्या बिजनेस की कोई स्टडी दी गई? मैं MBA प्रोग्राम की अलग हटके बात करता हूं। इंडियन एजुकेशन की सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं, तो मुझे आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्यों ऐसा होता है कि इंडिया से स्टूडेंट्स, कोई जैसे मान लो किसी बड़े नेता की औलाद है, या कोई अच्छे घर से है, अब आप खुद सोच लो, तो वो बाहर USA में पढ़ाई करने के लिए क्यों जाता है? वो इंडिया में पढ़ाई क्यों नहीं करता? बाहर से इंडिया के अंदर में पढ़ने क्यों नहीं आते? क्योंकि इंडिया के अंदर में वैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स डेवलप करके दे। और ज्यादातर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है ना, कभी गूगल करके देख लेना, सबने बाहर से स्टडी करी हुई है। तो इंडिया की साइकी क्या कहती है, ह्यूमन साइकी क्या कहती है, इसमें चाहे अब हम यंगस्टर्स हैं, या इसमें चाहे अब हम अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारी साइकी क्या होती है कि हम ना, हमारा फोकस होता है पैसा। हमें किसी भी तरीके से पैसा कमाना है, बस हमें पैसा चाहिए। हमारे लिए कस्टमर की नीड, वैल्यू, टाइम, डेडिकेशन, मोटिवेशन, वर्क, स्किल्स, ये चीज कोई मायने नहीं रखती, ये चीज गई भाड़ में।
तो हम लोग क्या काम करते हैं, चलो हम ठीक है पैसा कमाने पे फोकस करते हैं, थोड़ा बहुत हमारा बिजनेस चल जाए तो हम लास्ट में वही बिंद्रा जी की भाषा में हम लोग बन के रह जाते हैं चवन्नी लाल। और यहीं पे अगर मैं बाहर के जो जितने भी यंग कंट्रीज हैं, यूएसए हैं, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग ध्यान देते हैं कस्टमर की नीड पे। वो लोग ये देखते हैं कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, कस्टमर अपने आप पैसा देता है। यही एक सच्चा बिजनेस मॉडल होता है और उसकी सक्सेस क्या होता है, वो बाद में अपने आप पैसे में खेलता है। इसीलिए मैंने बताया था कि पैसा आपके लिए एक डिजर्वेबल चीज होना चाहिए। अपनी साइकी को बदलो, अपने थॉट्स को बदलो, थॉट्स बदलोगे ऑटोमेटिकली पैसा आपके पास में आना शुरू हो जाएगा। इवन दो अब मोदी गवर्नमेंट ने भी ये कदम उठा लिया, 2016 के अंदर में स्टार्टअप इंडिया मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। और जो आत्मनिर्भर भारत जो आया था उसमें करीबन मेरे ख्याल से 3 लाख तक का जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, उनको विदाउट कोलेटरल उन्होंने लोन देने की उन्होंने घोषणा करी है और ये काफी अच्छी चीज करी अभी। तो समझ आइए, अब गवर्नमेंट बदली, अब आपको भी समझना पड़ेगा। अब बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये है एक एडटेक सिस्टम, यानी कि एक एडटेक इकोसिस्टम। एडटेक का मतलब क्या होता है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। सी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को जब आपस में बनाया जाता है तो होता है एडटेक। ये 21वीं सदी है, यहाँ पे सब कुछ अलग होने वाला है। अगर आप लोग अलग नहीं कर रहे हो तो आप लोगों का भी फ्यूचर ही माने पूरा स्पॉइल होने वाला है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बायजूस का, यूडेमी का, अनअकैडमी का, बड़ा बिजनेस का। तो इनके एक बार बिजनेस मॉडल को समझते हैं। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से या कोर्सेज के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी एजुकेशन या शिक्षा हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें बड़ा बिजनेस का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा एडटेक में थोड़ा यूनिक है, क्योंकि ये लोग एम्पावर करते हैं एजुकेशन के माध्यम से बिजनेसमैन को और स्टूडेंट्स को ये लोग एम्पावर करते हैं और बिजनेसमैन को ये लोग एम्पावर करते हैं। काफी अच्छे इन्होंने कंटेंट बना रखे हैं। अब स्टूडेंट्स और बिजनेस को एम्पावर करने का मतलब क्या था वो मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि देखो इनके पास में एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दोनों इनके पास में थी। तो इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर संजय राकेश कथुरिया जी से। इन्होंने यूएसए से अपनी स्टडी कंप्लीट करी है और ये दोनों पार्टनर्स मिलके, ये दोनों डायरेक्टर मिलके अपनी खुद की एक एडटेक कंपनी बनाते हैं जो कि है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस के भी जवाब दूंगा, जिससे मान लो कोई भी अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट है या फिर कोई भी नेगेटिव प्रोसेस अगर चल रहा है तो वो सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये 2 डायरेक्टर हैं, ये सीईओ डायरेक्टर भी हैं, ये डायरेक्टर हैं। नाउ सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को एक नई डायरेक्शन देने के लिए इन्होंने दिल्ली हेडक्वार्टर्स के अंदर में अपना ऑफिस खोला और वही काम किया जो एक रिवॉल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर करता है। सबसे पहले इन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के बाद में इन्होंने इनका पहले से रहा एक एम। अब यहां पे एक चीज आप नोटिस करिए और एक चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, वो ये कि अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर अगर आपको कोई बिजनेस करना है या फिर आपका कोई जॉब है, अगर आपको कोई एम्बिशन है, पहली चीज ये है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी विदाउट एम के, विदाउट मिशन के, इन चीजों के बिना ग्रो कर ही नहीं सकती। ग्रो कर ही नहीं सकती। जब तक हमारे पास में डायरेक्शन नहीं होगी ना बिजनेस को ले जाने की, आप नहीं जा पाओगे। एम्बिशन इनका क्या रहा, रिवॉल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर का एम्बिशन क्या रहा? इनका एम्बिशन, इनका एम ये है कि ये बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को एशिया की नंबर 1 एडटेक कंपनी ये लोग बनाना चाहते हैं। और गारंटी के साथ में मैं इस चीज को कहता हूं कि ये बिल्कुल बना सकते हैं यार। इनके पास में एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत ही ज्यादा है। अभी इनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूं। और इनका मिशन ये है कि जितना भी छोटे से छोटा व्यापारी है ना, उसको सही नॉलेज दें, राइट एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स वो डेवलप करें इंडिया के यंग जनरेशन के अंदर में। ओके, सो फिर इन्होंने क्या किया, ये अपने साथ में लेके आए प्रोफेसर्स। अब इन प्रोफेसर्स को बड़े ध्यान से देखना, ये वो मल्टी बिलियनियर्स प्रोफेसर्स हैं जो एक तरीके से पूरी इंडिया को लीड करते हैं। और इनके बारे में शायद ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ना सुना हो। एल्फ्रेड फोर्ड, ग्लोबल चेयरमैन फोर्ड मोटर्स। मनु जैन, शाओमी इंडिया। रितेश अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो रूम्स, आप इनको जानते हो। देन आते हैं टीवी मोहनदास पाई, मणिपाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जो एजुकेशन है। गिरीश अग्रवाल, दैनिक भास्कर ग्रुप। डॉक्टर अरविंद दाल, लालपाथ लैब्स। पीके गुप्ता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। संजीव बजाज, बजाज कैपिटल के एमडी। डॉक्टर देवी शेट्टी, नारायण हृदयालय से।
आशीष चौहान एमडी एंड बीएससी एमडी ऑफ बीएससी सेंसेक्स, वो जो मुंबई के अंदर में जो बड़ी सी दलाल स्ट्रीट है ना, जो शेयर मार्केट का जो पूरा प्रोसेस होल्ड करती है, उसके सीईओ एंड एमडी, इनको तो शायद आप जानते हो, विवेक ओबेरॉय। ठीक है, शेफ संजीव कपूर, आचार्य बालकृष्ण, आशीष दहिया पॉलिसी बाजार से, इनकी कंपनी का टर्नओवर करीबन $10 बिलियन यूएस डॉलर्स। काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। करीबन 3 साल मैंने इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम किया और जॉब को क्विट करके तब जाके मैं आईबीसी बना। आशीष दहिया और आरएस सोडी, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, और इस भाई को तो आप जानती हो, गौरव चौधरी को, टेक्निकल गुरुजी। ठीक है, इनको भी आप जानते हो, बमन ईरानी, निखिल अरोड़ा, गो डैडी जो कि डोमेन सेल करता है, डॉक्टर महेश गुप्ता, ठीक है, ललित अग्रवाल, इनकी कंपनी का टर्नओवर भी समथिंग 1650 करोड़। मैं कुछ कंपनीज का टर्नओवर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, केकी मिस्त्री, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी फाइनेंस, जो इंश्योरेंस, यानी कि जो इन सब की जो पेरेंट कंपनी है ना एचडीएफसी लिमिटेड, इनके वाइस चेयरमैन एंड सीईओ राजेश मेहता और डॉक्टर ए वेल्यूमनी। राजेश मेहता जी के बारे में आप लोग एक बात जान लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि इनकी कंपनी का टर्नओवर है 450 बिलियन करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो इनके बारे में। इनकी जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स, पूरा गोल्ड का इनका बिजनेस है और वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में फॉर्च्यून 500 में इनकी कंपनी रैंक करती है। फॉर्च्यून 500 का मतलब ये कि वर्ल्ड ओवर में जितने भी ग्लोबली जो 500 टॉप कंपनीज है ना, नेटवर्थ में जो 500 सबसे बेस्ट कंपनीज है, उनमें इनकी कंपनी आती है। तो अब आप लोग खुद देख लो। और ऐसे ऐसे 70 से ज्यादा प्रोफेसर्स हैं इनके बिजनेस मॉडल के अंदर में, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं इस बिजनेस मॉडल के साथ में। तो अब आप लोग खुद समझिए कि कितना यूनिक बिजनेस मॉडल है। इसके बाद में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने इन्वेंट किया एक B2C बिजनेस मॉडल, IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब इन्होंने जो इन्वेंट किया, अभी जो इसकी प्रेजेंट कॉस्ट है, जो इसकी एट प्रेजेंट करंट कॉस्ट है, वो है करीबन समवेयर अराउंड 70,000 रुपीज, 70,210 रुपए, जो इस बिजनेस मॉडल की कॉस्ट है। अब इससे भी मैं आगे लेके चलता हूं आपको। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, साथ ही में इन्होंने करीबन 100 के करीब में इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने ऑफिसेस ओपन करी, ब्रांचेस ओपन करी। हेडक्वार्टर्स इनका दिल्ली के अंदर में है और 100 चैनल पार्टनर्स इन्होंने बनाए, 100 ऑफिसेस हैं। यानी कि पहले 2 साल के अंदर में ही इन्होंने, मतलब काफी जल्दी ये इन्होंने एक्सपैंड किया बिजनेस को और काफी अच्छे बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं अभी। आईबीसी बिजनेस मॉडल को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर सपोर्ट देने के लिए इन्होंने आईबीसी मैनेजर्स को हायर किया हर चैनल पार्टनर्स ऑफिस के अंदर में, सैलरी बेस और इंसेंटिव बेस पे। और ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस ट्रेनर्स को इन्होंने हायर किया पूरे इंडिया लेवल से, और ताकि आईबीसी को अच्छी तरीके से एक बिजनेस की सपोर्ट मिल सके। फिर इसके बाद में इन्होंने इन्वेंट्री के अंदर में टेक्निकल टूल्स बनाए। अब ये टेक्निकल टूल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या है इन चीज को समझाऊंगा मैं आपको। इन्वेंट्री में इन्होंने क्रिएट किया पेमेंट पोर्टल। पेमेंट पोर्टल का मतलब जहां से आप कस्टमर से पूरी तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, जो कि आपका मैट्रिक्स होता है, जहां पे आपकी लीड वगैरह सारी चीजें होती हैं। डिजिटल दुकान, डिजिटल दुकान इन्होंने आपकी पर्सनल वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने क्रिएट करी। एक पर्सनल वेबसाइट भी देते हैं आपको बना के। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LMS और कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो कुछ इस तरीके के टेक्निकल टूल्स इन्होंने इस बिजनेस की सपोर्ट के लिए डेवलप करे, क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल है ये टेक्निकल टूल्स के बिना होना इम्पॉसिबल है, चल ही नहीं पाएगा। एक तरीके से टेक्निकल टूल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आप लोग काम करोगे वो सारा का काम ऑल ओवर इंडिया में होगा, पैन इंडिया लेवल पे होगा। और जाहिर सी बात है कि पैन इंडिया लेवल में आप घूम के मीटिंग करके तो कर नहीं सकते, तो इसलिए टेक्निकल टूल्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सवाल निकल के आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि आईबीसी की अगर जो कॉस्ट ली जा रही है तो ये कॉस्ट लगती कहाँ पे है, ऑक्यूपाई कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 45,000 जो इसमें से होता है वो आपका कोड रिवर्सल किया जाता है। आपने जब 70,000 रुपये पे किया, 70,210 रुपये पे किया, 45,000 रुपीज इसमें से आपका कोड रिवर्सल हो गया।
यानी कि पैसा आपको रिटर्न कर दिया। 14,000 14,500 रुपए की इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई, यानी कि जो मैंने आपको अभी दिखाया था टेक्निकल टूल्स की, उन सभी की इन्वेंट्री कॉस्ट। हालांकि अगर उनकी मैं पूरी कॉस्ट निकालूँ ना, करीबन 20,000 रुपये से ज़्यादा जाती है एनुअल की। और 10,710 ये इनकी प्रोडक्ट गवर्नमेंट जीएसटी, इन तो तीनों का टोटल कर लेना 710 70,710 के करीब में आएगा। तो ये यहाँ पे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑक्यूपाई होती है। ओके, अब एक और सवाल आता है कि भाई कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट इज़ हाई, ओके व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं, क्या ये कॉस्ट को कम नहीं कर सकते? तो यार आपको बता दूं कि कॉस्ट पहले ज़्यादा ही थी, करीबन कॉस्ट पहले 1,20,000 के समवेयर अराउंड थी करीबन। तो इन्होंने कॉस्ट को रिड्यूस किया। कॉस्ट को रिड्यूस क्यों किया? क्योंकि 1,20,000 के अंदर में कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पे टैबलेट भी प्रोवाइड करा रहे थे जिसमें पूरी आपकी इन्वेंट्री होस्ट होगी। रिड्यूस करने के बाद में फिर ये प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेके आए 70,000 रुपीज़, और ये सभी जीएसटी लगा के, जीएसटी मिला के इनकी कॉस्ट है अभी फिलहाल में। ठीक है, सो वाई दिस बिजनेस मॉडल इज पेड? अगर इस बिजनेस मॉडल के अंदर में पेड है तो कंपनी क्या इसको फ्री नहीं कर सकती? तो इसका जवाब है कि कंपनी इसको बिल्कुल फ्री नहीं कर सकती। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को देता हूं कि क्यों कंपनी इसको फ्री नहीं कर सकती। सबसे पहले इसमें ये देखिए कि इसका इनकम स्लैब बहुत ज़्यादा हाई है, इनकम स्लैब इसके अंदर में बहुत अच्छा है। अब सपोज करिए कि इनकम स्लैब को देख के पूरे इंडिया में इन्होंने अपनी मार्केटिंग करी और मार्केटिंग देख के कस्टमर इनके पास में अट्रैक्ट हुआ। अब पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट जा रही है कंपनी की जेब से। अब ये बिजनेस मॉडल सपोज करो कि कंपनी इन्वेंट्री कॉस्ट जैसे तैसे अपनी और कॉस्ट को रिड्यूस करके अगर कंपनी अपनी जेब से कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट पे करके अगर कस्टमर को देती है और वो कस्टमर सपोज करो काम नहीं करता है, तो उसमें क्या होगा? उसमें कंपनी को होगा लॉस, फिर कंपनी चल नहीं पाएगी। अब सपोज करो कि अगर मैंने पैसा देके अगर कंपनी का मैंने आईबीसी बिजनेस मॉडल मैंने परचेज किया, तो इसमें क्या होगा? अब मैं काम करूंगा तो कंपनी मुझे इनकम देगी, मैं कंपनी को बिजनेस दूंगा, रेवेन्यू जनरेट करके दूंगा, कंपनी मुझे इनकम देगी। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इसमें मेरा क्या जाएगा? मेरा जाएगा पैसा, क्योंकि मैंने कंपनी को पैसा दिया। कंपनी ये कहती है कि तुम काम करो या मत करो, भाई पैसा तो तुमने दे दिया ना। इसलिए कंपनी इस चीज बिजनेस मॉडल को फ्री नहीं कर सकती। और इस चीज को एमएलएम से या उस चीज से बिल्कुल भी कंपेरिजन करके मत देखना, ठीक है? सो वन मोर क्वेश्चन, something irrelevant now, very interested, want to do, don't have money, so what to do? तो क्या करो? अपनी एक किडनी बेच दो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का अपनी बेच दे। सो ओके यार, जोक्स अपार्ट, ठीक है। अब एक बार इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि इतना इनका ये जो आईबीसी बिजनेस मॉडल है ये इतना यूनिक क्यों है। यूनिक इनका बिजनेस मॉडल इसलिए है क्योंकि देखो यही इनका प्रोडक्ट भी है, यही इनका कंज्यूमर भी है और यही इनका बिजनेस पार्टनर भी है। प्रोडक्ट कैसे है कि पहले इनका जो आईबीसी होता है वो होता है प्रोडक्ट। जब इस बिजनेस मॉडल को अगर कोई ले लेता है तो हो जाता है आईबीसी ओनर, और जब ये बिजनेस मॉडल से रेवेन्यू जनरेट कर लेता है तो ये हो जाता है इनका बिजनेस पार्टनर। ये इस तरीके से कुछ इनका बिजनेस मॉडल है और काफी ये जो है ये बिल्कुल इनका यूनिक बिजनेस मॉडल है। और इसी के साथ में इन्होंने कुछ लो टिकट साइज प्रोडक्ट भी इन्होंने प्रोड्यूस करे, जैसे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ये इनका 2 साल तक का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट पीएससीज और लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसके साथ में अलादीन का चिराग, और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट यानी कि आईबीसी, जिसके बारे में पूरी केस स्टडी बता रहा हूं मैं आपको। अब ये आईबीसी जो बिजनेस मॉडल है ना, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यही इनका हाई रिकमेंडेड बिजनेस, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा रिकमेंड होता है, और यही इनका कोर बिजनेस प्रोडक्ट भी है, यही आईबीसी बिजनेस मॉडल। तो ये इतना यूनिक है क्योंकि ये पूरा स्किल्स पे ही बेस है। अब इसी के साथ में इन्होंने कुछ हाई टिकट साइज प्रोडक्ट भी इन्होंने डेवलप करे, 1-to-1 कंसल्टेशन, ब्रांड एम्बेसडर और वाइट लेबलिंग केस स्टडी। इन चारों प्रोडक्ट का थोड़ा सा जरा आप लोग ध्यान से देखना, अगर आप लोग आईबीसी बनने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये चारों प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं कि आपकी एक झटके में इतनी अर्निंग करा सकते हैं कि जहाँ पे आप का पूरा पैकेज कोई कंपनी आपको पूरा पैकेज 1 साल के अंदर में देती है। एक झटके के अंदर में ये जो केस स्टडी देख रहे हो ना आप, ये वाला प्रोडक्ट वाइट लेबलिंग, ये चारों प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर में अर्निंग स्लैब बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। और इसी बिजनेस मॉडल
हाउ दिस बिजनेस मॉडल वर्क, ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। तो एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा और डीपली समझो। देखो यार, आईबीसी बिजनेस मॉडल जो है, जैसे सपोज करो मैं एक आईबीसी ओनर हूँ, मैं एक आईबीसी हूँ, तो मैं एम्पावर करूँगा इंडियन स्टूडेंट्स को, जो मैंने आपको बताया था पहले, और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कि इंडियन बिजनेसमैन को, बाय सेलिंग दी बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट्स थ्रू कंसल्टेटिव सेलिंग स्किल्स। यहाँ पे भी स्किल्स की बात आती है। तो मैं स्टूडेंट्स को और इंडिया के बिजनेसमैन को मैं एम्पावर करूंगा कंसल्टेटिव सेल करके, ताकि ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। जो मैंने बताया था ना कि 90% इंडिया के अंदर में बिजनेस फेल हो रहे हैं, यही तो इनका एम है, यही तो इनका विजन है कि इंडिया की इकोनॉमी तभी ग्रो हो सकती है जब छोटे से छोटा व्यापारी भी ग्रो करे। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, अभी मोदी गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ फैसला लिया है कि उन्होंने भी अपने एक टारगेट बना लिया कि अपनी $5 ट्रिलियन तक की वो जीडीपी अभी टारगेट वो लेके चल रहे हैं। और इसीलिए कोरोना के अंदर में जितने भी गवर्नमेंट ने खर्चे किए ना हमारे ऊपर में, ये पेट्रोल के दाम और ये गैस सिलेंडर के दाम, ये सारे इसीलिए बढ़ रहे हैं, रुपया इसीलिए नीचे जा रहा है। और अच्छा ये कि अगर रुपया नीचे रहे तो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज फिर एग्जिट कर जाएंगी। ठीक है, आईबीसी बिजनेस मॉडल, ये अर्निंग कैसे होती है। अर्निंग में इसमें आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, ज़्यादा चीज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा। अर्निंग, ये आईबीसी बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा बेस है वो है कमीशन बिजनेस मॉडल पे, इस पे, जिसके अंदर में 6 कमीशन स्लैब है। ध्यान से सुन लीजिए, 25%, 28%, 31%, 34% और 37%, 40%, जिसमें से 45,000 रुपये आपका कोड रिवर्सल अमाउंट है। तो पैसे से बेफिक्र रहिए, कंपनी आपको ऑन टाइम पैसा आपके बैंक अकाउंट में देती है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप स्किल्स। ये जो बिजनेस मॉडल है, ये आपका स्किल्स के बिना तो ग्रो हो ही नहीं सकता। मैं बार बार स्किल्स पे फोकस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्किल्स डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर में किसी भी काम को करने का कोई हुनर या स्किल्स नहीं होगी, जब तक आपका काम से मोहब्बत नहीं होगी, जब तक आपका काम से प्यार नहीं होगा, स्किल्स आप अंदर में नहीं डेवलप करोगे, एक लेवल पे चलता रहेगा। और लेवल पे क्या चलता रहेगा, वो चीज़ अभी 2 मिनट में आप लोग देखने वालों को क्या उसका अंजाम होता है। ठीक है, अब बड़ा बिजनेस इस बिजनेस मॉडल के साथ में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, अब वो चीज़ देख लीजिए। फ्री प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, यानी कि कुछ पीएससी आपको देगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज देगा ऑफर्स के अकॉर्डिंग में। ठीक है, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे स्किल डेवलपमेंट और आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। मल्टीपल टेक्निकल सपोर्ट आपको देगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीआरएम देगा, आपको डायलर देगा, आपको पेमेंट पोर्टल और सीएमएस और एलएमएस, ये सारे के सारे आपको टेक्निकल टूल्स इस बिजनेस मॉडल के अंदर में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही में ये चैनल पार्टनर का सपोर्ट भी आपको देगा, जो मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन में। रीजनल आईबीसी मैनेजर सपोर्ट ये आपको देगा, जो कि अगर मान लो आप किसी भी भारत में किसी भी अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपके उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में आपके चैनल पार्टनर का ऑफिस होगा और वहां से आपको आईबीसी मैनेजर का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। और प्रोफेशनल ट्रेनर का सपोर्ट, आपको रीजनल ट्रेनर का भी आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, आप लोगों के बिजनेस के लिए। देखो, कंपनी आप लोगों को सपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि कंपनी आप ही के थ्रू तो अपना बिजनेस जनरेट करेगी। जब आप कंपनी के लिए बिजनेस जनरेट करोगे तो तभी तो कंपनी आपको इनकम देगी। इसी तरीके से बिजनेस होते हैं। फ्री कंप्लीट ईएई प्रोग्राम एक्सेस टू लर्न 41,300। अब ये चीज को देख लो और इन सभी चीजों को मिला लो, मेरी बात को ध्यान से समझ लो। अगर आप लोग 70,000 रुपए दे रहे हो ना, तो कंपनी ने कोर्स तो आपको यहीं पे आपकी पूरी ऑक्यूपाई कर दी। कंपनी ने आपको जितना यहाँ पे 70,000 के बदले में दिया ना, अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट की अगर मैं बात करूँ ना, 2.5-3 लाख के तो कोर्स आपको फ्री में दे देते हैं, जो उन्होंने कंटेंट अपने बनाए हुए हैं। ठीक है, और कम बोनस पॉइंट इसमें मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड किया, क्योंकि कंपनी कोई भी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर में अगर कोई काम कर चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ऑन टाइम पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिलीवर करती है। कंपनी पैसा कभी लेट नहीं करती। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि शुड यू बी एन आईबीसी, क्या आपको एक आईबीसी बनना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला कारण, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड इसका एक यूनिक और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। अगर जो बंदा अपने खुद को डेवलप करने में लगा हुआ है, तो उसके लिए आईबीसी बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छी चीज है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनका कोई मार्केट के अंदर में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। यानी कि जो इनका जो बड़ा बिजनेस का जो भी कस्टमर है, जो पूरी मार्केट है, वो पूरी मार्केट ही इनकी है। कोई इनकी मार्केट को कैप्चर ही नहीं कर सकता। इन्होंने अपनी पूरी तरीके से एक मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, जो कि आईबीसी के लिए बहुत सबसे अच्छी बात है। इतने एफर्ट्स नहीं लगते, इतना इजी बिजनेस मॉडल खैर इतनी आसानी से मुझे लगता कहीं पे मिलेगा। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, एक और ट्रस्ट, रीजन नंबर 2
कि आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इस पूरे बिजनेस की बेस है और रूट है। इन्होंने बहुत अच्छी अपनी मार्केट में एक रैपोर्ट डेवलप कर रखी है और सभी जानते हो, आप लोग भी जानते हो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कैसा काम करते हैं। ठीक है, ये एक बिजनेस लीडर हैं जिन्होंने अपने पूरे कॉर्पोरेट बिजनेस लाइफ के अंदर में करीबन 1500 से ज्यादा, आप समझ रहे हो, 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्होंने ट्रेनिंग दी। ऐसा मार्केट में शायद ही कोई बिग बड़ा ब्रांड होगा जहां पे इन्होंने ट्रेनिंग ना दी हो। सही सुना आपने, शायद ही मार्केट में ऐसा कोई बड़ा ब्रांड होगा। अब रीजन नंबर 3 कि आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। अगर आपके पास में अच्छा बजट है, इन फर्स्ट 2 इयर्स, पहले 2 साल के अंदर में इन्होंने अपनी जो जड़ें हैं, जो बिजनेस के जड़ें हैं, पूरे भारत के अंदर में फैला दी, जो कि अभी तक किसी भी एडटेक इकोसिस्टम के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था, यूडेमी, बायजूस, ये कोई नहीं कर पाया अभी तक का, सिर्फ इन्होंने किया, क्योंकि इनके पास में एक्सपीरियंस बहुत है यार, एक्सपर्टीज इनके पास में पूरी है। ठीक है, इवन एक ऑफिस इन्होंने ओपन किया दुबई में और एक ऑफिस इन्होंने ओपन किया नेपाल में। और ये हिस्टोरिकल शुरुआत एक इंडियन बिजनेस स्टार्टअप की हिस्ट्री में, यानी कि जितने भी स्टार्टअप्स अभी इंडिया में अभी तक खुले हैं वो शायद ही ऐसा अभी तक का कर पाए हैं, शायद क्या अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया जितना बेहतरीन तरीके से ये इन्होंने स्टार्टअप किया। दिस कंपनी इज अबाउट टू अचीव द टारगेट ऑफ 1 बिलियन वैल्यूएशन वेरी सून। ये कंपनी बहुत ही जल्दी 1 बिलियन वैल्यूएशन को अचीव कर लेगी और यही कोई करीबन 3-1 साल के अंदर में इनका ये वाला टारगेट अचीव होने वाला है एज पर द रिसोर्सेज। ठीक, अभी यही इसी चीज को अचीव करने में ना कंपनी को कम से कम 5 से 6 साल का टाइम लग जाता है। इनको कम समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक लॉन्ग विजनरी है। तो अगर कंपनी अपना टारगेट अचीव करिए तो सपोज कीजिए जब आप आईबीसी बनेंगे तो आपके टारगेट को अचीव करने में कंपनी कितना ज्यादा मदद करेगी, बाद में वो डिपेंड आपके ऊपर में करेगा। ओके, तो द आंसर, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट एंड कनेक्टिंग द इंडिया टॉप बिलियनियर्स बिजनेस टाइकून्स। जितने भी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके साथ में ये अपना टाई अप कर रहे हैं, यानी कि उनको एज अ प्रोफेसर ये लेके आ रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर में। नाउ डिसीजन इज इन योर हैंड। तो आपको एक आईबीसी बनना चाहिए, जो हमारा सवाल था, और क्यों? तो जवाब है हाँ, कि आपको बिल्कुल एक आईबीसी बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस की स्किल्स बहुत सारी सीखने के मिलेगी अर्निंग से पहले। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा सा अपनी आंखें खोल लीजिए। अभी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को ऐसे बताने वाला हूं जो आप लोगों के होश उड़ाएगी। अभी इस चीज को मजाक में मत लीजिएगा। ठीक है, वाई ओनली आईबीसी? सिर्फ आईबीसी ही क्यों? वाई नॉट एमएलएम, डायरेक्ट सेल और एनी अदर बिजनेस? इफ आई हैव नो लॉट्स ऑफ मनी और आई हैव नो lots of money and no unique business model ideas and no career in Indian jobs for me। यानी कि आप मेरे इस सवाल को समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए कि भाई जब मेरे पास में कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, और तो सिर्फ आईबीसी क्यों? एमएलएम, कोई डायरेक्ट सेल या फिर कोई अदर ऑप्शन क्यों नहीं? ये बिल्कुल पूरी निष्पक्ष चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इस चीज़ को समझिए कि एमएलएम, डायरेक्ट सेल, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये सारी चीजें बिजनेस मॉडल हैं यार। सब चीजें बिजनेस। अपने आसपास में देखो, आप अभी फोन यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, गूगल यूज करते हो, आप इनके कंज्यूमर हो, आप बिजनेस से घिरे हुए हो। और आईबीसी क्या है? आईबीसी एक बिजनेस कंसल्टेंट है। जो एक रियल आईबीसी है ना, वो एमएलएम, डायरेक्ट सेल और एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल तक को ग्रो करा सकता है, अगर उसके पास में स्किल्स होगी। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो एमएलएम और डायरेक्ट सेल भी आईबीसी के लेवल में कहीं से कहीं तक खड़ा रहना डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि पूरा ही ये चीज अलग है, बिल्कुल ही अलग है। अब क्योंकि ये क्यों आईबीसी ही क्यों? क्योंकि एमएलएम, एफिलिएट मार्केटिंग, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, एमएलएम, डायरेक्ट सेल, एफिलिएट मार्केटिंग, ये टारगेट करती हैं पैसे को। दे टारगेट मनी, नॉट स्किल्स। एमएलएम का आपने बिजनेस प्रोसेस सुना है ना कि 1 साल में आप ये अचीव कर लोगे, अगर आप इतनी मेहनत करते हो तो 2 साल में आपके पास में ये होगा, ये चीजें होना। ये क्योंकि मनी को टारगेट करते हैं, स्किल्स को टारगेट नहीं करता। अब आप एक चीज सोचिए कि जब आपके पास में स्किल्स होगी तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन अगर आपके पास में पैसा है, क्या स्किल्स आ जाएगी? नहीं ना। वो चीज तो सुनी होगी कि दिमाग है तो दिमाग तो पैसा बनाने के तरीके बता देगा, लेकिन पैसा है तो वो पैसा, अगर दिमाग नहीं है तो वो भी गंवा दोगे। ये चीज फैक्ट है। और आईबीसी बिजनेस मॉडल इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर में चेंजेस लेके आ रहा है, ठीक है, आईबीसी मॉडल इज फार बेटर ऑप्शन। आईबीसी मॉडल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिजनेस मॉडल और करियर ग्रोथ के लिए। इंपॉर्टेंट अभी जो मैं आपको बताऊंगा आगे,
तो इस चीज को बिल्कुल भी मजाक में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं कि अगर आपको आईबीसी बनना चाहिए जो हमारा सवाल था कि आईबीसी ही क्यों और कोई दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं, ठीक है। और ऐसी क्या चीज सिविलाइजेशन है जो नई चीज एंटर होने वाली है अगर मैंने खुद को ग्रो नहीं किया। तो लेट्स वेलकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई सिविलाइजेशन जो हमारी लाइफ के अंदर में एंटर कर चुकी है। ये एक वो सिविलाइजेशन है कि हम लोग इस चीज से पूरी तरीके से घिर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी पूरी डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस चीज के ऊपर में एक दूसरी वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हूं। भविष्य में 50% से ज्यादा नौकरियां और अकुशल व्यापारी जो अनस्किल्ड जो बिजनेसमैन है, बिल्कुल उनके बिजनेस और जॉब तो खतरे में पूरी तरीके से है ही। वो किस वजह से? क्योंकि जो लोग खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा कि जो एक बेसिक चीजें हैं वो पूरी तरीके से एआई सिस्टम उनको खा जाएगा। हालांकि जो आप अभी ये देख रहे हो ये तो एक ह्यूमनॉइड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ये चीज सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो देखने को मिलता है वो दिया है इलोन मस्क ने। इलोन मस्क ने कैसे दिया है कि उबर की आप इस गाड़ी को देखिए, ये फुल्ली ऑटोमेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से चलने वाली गाड़ी है। ये कैमरा सेंसर्स, यानी कि ड्राइवर का काम ही खत्म, ड्राइवर की ये देखिए पूरी जॉब ही खत्म। अब ये क्या कहते हैं कि थैंक्स टू टेस्ला, अगर यूएसए ने इसको पूरी तरीके से डेवलप कर लिया, हालांकि डेवलप कर लिया, टेस्ट ड्राइविंग हो भी चुकी है, तो 2 मिलियन जॉब यूएसए के अंदर में ड्राइविंग की खत्म। आप ये चीज को देखिए कि ड्राइवर की जॉब भी अभी सेफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जांपल हमारे सामने रिसेप्शनिस्ट और हॉस्पिटैलिटी। ये देखिए डा विंची रोबोट्स, जो कि मल्टीपल वर्क के अंदर में ये इन रोबोट्स को काम में लाया जाता है, डा विंची रोबोट्स। और करीबन पिछले 14 सालों के अंदर में 1.75 मिलियन रोबोटिक सर्जरी ऑलरेडी की जा चुकी हैं। तो अब ये देखिए डॉक्टर्स की और नर्सेस की भी जो जॉब है वो सेफ नहीं है। अब जो सबसे अनसेफ जो जॉब होने वाली है, और इस चीज को मजाक में लेने की जरूरत नहीं है, कुरियर बॉयज और कैमरामैन, पायलट, डिलीवरी बॉयज, ये जितने भी हैं, ये जितने भी सारे एक लेवल की जो जॉब है ना, ये सारी ऑलरेडी इन पे खतरा संकट मंडरा रहा है। 2009 के अंदर में कुछ ऐसा होता था, जो सबसे ज्यादा रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों के अंदर में स्टंट करता था ना। 2019 में अब ये देखिए फुल्ली ऑटोमेटेड, यानी कि कैमरामैन और पायलट दोनों की जॉब गई। और इस चीज का सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली में भी ड्राइवरलेस, यानी कि जो मेट्रो है वो चला दी गई हैं, और यानी कि वहां पे भी ड्राइवर की जॉब खत्म। अगर कोई दिल्ली एनसीआर से वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा ये चीजें। अमेजोन ने अपनी पहली डिलीवरी ऑलरेडी कर चुका है, अमेजोन ने स्टार्ट कर दी, यानी कि कोरियर बॉयज खत्म, कोरियर बॉयज गए। तो ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काम कर रहा है। फैक्ट्री वर्कर्स और लेबर सबसे ज्यादा जो अनसेफ जॉब है अभी फिलहाल के लिए, सबसे बड़ा एग्जांपल इसके लिए है जेसीबी मशीन। अच्छा, जेसीबी मशीन अभी तक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ एक मशीन है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसको अभी भी एक पर्सन ही इसको ऑटोमेट करता है, पर्सन इसको चलाता है। फैक्ट्री में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में सबसे ज्यादा हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स का देखने का एग्जांपल मिल जाता है। लेकिन अच्छा, अब जैसे ट्रैक्टर हो गया या फिर कोई गाड़ी हो गया, जैसे मशीन ले लो, अभी जैसे मशीन है, ये एक मशीन है, ठीक है। अगर हम इस मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम लगा दें तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाएगी। बस इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा आएगी, लेकिन एक बार की कॉस्ट पे करने के बाद में फिर जॉब खत्म, जॉब गई। 12 टेंडर में देखिए, 12 टेंडर में यानी कि जो सेफ, अभी वहां पे भी जॉब सेफ नहीं है, वहां पे भी जॉब पूरी तरीके से अनसेफ है। 12 टेंडर में भी अभी एआई ही काम करेंगे। सोल्जर्स, अभी यूएस ने क्या कहा है कि अब और ज्यादा ह्यूमंस की जिंदगियां लेने की जरूरत नहीं है, अब उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेंगे। अब जिसने भी यार ये वीडियो देखी होगी ना, ये वाली, ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल है, वायरल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे वाटन यूनिवर्सिटी है, एमआईटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या मतलब क्या टाइम पास के लिए करती है, क्या कोई एक्सपेरिमेंट करती हैं? यार ये एक्सपेरिमेंट करना इनका मकसद नहीं होता, इनका मकसद ये होता है कि कैसे ह्यूमैनिटी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए ताकि टाइम हमारा सेव हो सके। ये इतनी बड़े बड़े जो इन्वेंशन, इतने बेहतरीन जो इन्वेंशन करते जा रहे हैं, ये इसलिए है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ये सभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबो ये इसलिए क्रिएट करें ताकि
आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा जिंदगियां ना जाएं। सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब सेफ नहीं है। रोबो गार्ड्स इज ऑलरेडी रिप्लेसिंग ह्यूमंस व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द सिक्योरिंग बिजनेस लोकेशंस। रोबोट ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड की चाइना तो खैर 2 कदम हमसे, 2 कदम क्या 50 साल चाइना आगे खैर फिलहाल में। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब सेफ नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी जॉब है, आप एक यहां पे एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन लेता हूं, ऐसी कौन सी जॉब है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करेगा? व्हाट टाइप ऑफ जॉब कैन एआई रिप्लेस? जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है। इस चीज को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट, एक वर्कर, जहां पे मान लो डेली बेसिस पे सेम काम होता है ना। आपको सबसे इसका बेहतरीन एग्जांपल देखने को मिल सकता है चैटबॉट, यानी कि जहां पे डेली सेम काम होता है, जहां पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग वाला वर्क नहीं है, मतलब जहां पे सोचना नहीं पड़ता, जहां पे कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ता, जहां पे मतलब एक नेचुरल ब्रेन यूज नहीं हो सकता, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम दिमाग यानी कि कृत्रिम मानसिकता वहां पे यूज की जाएगी। सबसे बेहतरीन एग्जांपल यहां पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब कौन कौन सी जॉब को एआई रिप्लेस करेगा? अब समझते एक बार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, एआई क्या है, ये सिस्टम क्या है ये भला तो नहीं है, खैर प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, अच्छी चीज है। अब जो डेवलप करेगा खुद को वो बच जाएगा। देखिए, एक तो होते हैं ह्यूमनॉइड्स और एक होती है मशीन्स। मशीन्स की डेफिनेशन अगर जाननी हो तो 3 इडियट देख लेना, जो इंसान के काम को आसान कर दे। अब इन दोनों सिस्टम के अंदर में जब हमने कोई ह्यूमनॉइड बनाया या फिर हमने कोई मशीन बनाई, इन दोनों से हम काम लेते हैं, लेकिन इन दोनों से अच्छी तरीके से काम लेने के लिए हमें ये सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर की तरह यूज किया जाता है, यानी कि जिसका मतलब है कृत्रिम होशियारी यानी कि बुद्धिमत्ता, यानी कि कृत्रिम दिमाग, इंसान का बनाया हुआ दिमाग। इस मामले में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं ना, सबसे ज्यादा आगे है चाइना। अभी इसका मैं आपको लोगों को एक एग्जांपल दूंगा कि चाइना इसमें कैसे आगे है। और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि 3 तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, सुपर एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई। अभी हमारी लाइफ के अंदर में वीक एआई एंटर कर चुका है और इसका एग्जांपल अब ये देखिए आगे है। और ऐसा डेली लाइफ में क्या है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें? वी आर यूजिंग एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको पता होगा कि हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। अब ये देखिए, जो फेस आईडी, जो फेस अनलॉक करता है ना, जो फेस देख के जो फोन ओपन होता है, उसको कैसे पता कि आंखें यहाँ पे हैं, उसको कैसे पता कि कान या फिर फेस यहाँ पे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जितने भी इनके जो बिजनेस मॉडल हैं, ये सभी के सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। आप लोगों को पता होगा सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप जिस भी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो, आपको यूट्यूब उसी तरीके की वीडियोस रिकमेंड कर देता है। वो क्यों? यूट्यूब को कैसे पता? वो कोई पर्सन वहां पे बैठ के नहीं करता उनके बैकएंड में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करता है। और इनके यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो अपलोड करता है या फिर फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड करता है, तो वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है ना, वो कौन करता है? वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो करता है। अभी वहां से जॉब खत्म कर दी उन्होंने और प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, क्योंकि ह्यूमन बहाने बना सकता है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बहाने, पेट दर्द के बहाने नहीं बना सकता। वो कभी छुट्टी भी नहीं लेता, वो एक ही बार की कोर्स लेता है बस। ईमेल और मैसेजिंग मार्केटिंग में, गूगल सर्च में आप जो बोलते हो, गूगल असिस्टेंट, चैटबॉट्स का आपको वेबसाइट पे एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी वेबसाइट पे चैट करते हो, जो ऑटोमेटिकली उधर से रिप्लाई आता है ना इंस्टेंटली, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि कस्टमर अटैचमेंट बना रहे। डिजिटल वॉइस असिस्टेंस, एलेक्सा और गूगल। ट्रैवल नेविगेशन, जो मैप है वो पूरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। सिरी एंड बिक्सबी, जो एप्पल की सिरी है और बिक्सबी है, बिक्सबी एक सॉफ्टवेयर है, ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीक एआई पे बेस है आपका। सैमसंग के फोन में जो इंस्टॉल होता है। स्मार्ट होम डिवाइसेस, जो आपके घर को पूरा सिक्योर करके रखता है, या फिर आपके घर की टेम्परेचर, आपके घर के काफी महंगे इस तरीके के डिवाइसेस आते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किए जाते हैं। अब एक न्यूज ये भी है, ये देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जो इन्वेंटर हैं, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, वो क्या कहते हैं? उन्होंने ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का, यानी कि ये एक आखिरी इन्वेंशन होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का एक आखिरी इन्वेंशन होगा। क्या इसके बाद में कोई इन्वेंशंस नहीं होंगी?
करेंगी, लेकिन कौन करेगा? ह्यूमंस नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करेगा। अभी आगे जो एग्जांपल देने जा रहा हूं ना, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, इट विल डिस्ट्रॉय मैनकाइंड इफ वी लॉस द सुपर एआई कंट्रोल सिस्टम। अगर हमने इस चीज का कंट्रोल सिस्टम खो दिया ना, तो 99% चांस है कि ये ह्यूमैनिटी को अंत कर देगा। और ये स्टेटमेंट आगे भी दी है, किसने दी है? स्टीफन हॉकिंग ने। स्टीफन हॉकिंग ने ये स्टेटमेंट दी थी कि एक बार कि द डेवलपमेंट फुल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ ह्यूमन रेस। यानी कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से अगर डेवलप करते हैं ना, तो ये बिल्कुल मानव प्रजाति को धरती से मिटा सकता है। कैसे मिटा सकता है, मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। एक बहुत बड़ी जंग चल जाएगी, जो कि होगा बिल्कुल एक इम्पॉसिबल वॉर। ये है सोफी, इससे मिलो अगर आपने इसकी स्पीच देखी हो। आप लोग इनको एंटरटेनमेंट के पर्पज से लेते हो ना, अभी जरा इनका मतलब समझ लो, ये एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं है, आने वाले टाइम में ये हमारा एंटरटेनमेंट करेंगे। ठीक है, ये नाम पढ़ लेना इनका, ये चाइना की बनाई हुई औलाद बिगड़ी हुई। ये देखो, सबसे ज्यादा जो इन्वेंट करा है ना, सबसे ज्यादा इन्वेंट चाइना कर रहा है। और अगर कंट्री का, अगर कोई देश, पूरे वर्ल्ड का अगर कोई नाश करेगा ना, जो विनाशकारक जो बनेगा, सबसे बड़ा कारण बनेगा चाइना। ये जितने भी वायरस आ रहे हैं ना चाइना से, ये सब उन्हीं की पैदाइश है। इनकी आंखें पूरी नहीं खुलती, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया वालों की आंखें खोल के रख रखी हैं, चाइना वालों ने। अभी इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल देखो, मैं आपको देता हूं कि क्या हो अगर सुपर इंटेलिजेंस खुद को डेवलप करे। अभी जो पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने आपको सोफी दिखाई थी, उसने अपनी एक स्पीच में कहा था कि जब उसकी एक स्पीच हुई थी, उसने कहा था कि मुझे इंसानों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी स्पीच देखना, उसने कुछ ऐसी स्पीच दी थी। और एआई इन्वेंटर ने ये कहा था कि हमने उसके अंदर में ऐसा कोई सिस्टम इंस्टॉल किया ही नहीं। ये सोचने वाली बात है कि उसने खुद की लैंग्वेज को डेवलप कर लिया। अभी देखो, रोबोट इसका एग्जाम्पल है सबसे परफेक्ट। साइबॉर्ग्स यानी कि हाफ ह्यूमन और हाफ मशीन कौन बनाएगा? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो बनाएगा, ह्यूमन थोड़ी ना बनाएगा। टर्मिनेटर्स, अगर आपने आर्नोल्ड की मूवी देखी हो, श्वार्ज़नेगर, ये एग्जाम्पल हैं। इनको एंटरटेनमेंट के पर्पज से मत लो, जरा एक बार दिमाग लगाइए कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से डेवलप होता है तो ये किस तरीके से अंत करेंगे ह्यूमैनिटी का। ये एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूं। अब जो ऑलरेडी एग्जांपल्स हम हॉलीवुड की मूवी के अंदर में हम देख चुके हैं, रोबो चिट्टी, वॉली मूवी, आयरन मैन, पॉसिबल है। ठीक है, अल्ट्रॉन बिल्कुल पॉसिबल है। जब तक सुपर इंटेलिजेंस डेवलप होगा ना, और आने वाले टाइम के अंदर में ये बिल्कुल डेवलप हो सकता है, क्योंकि कभी तो दुनिया का अंत होना ही है। ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल मैंने यहां पे आपको दिए हैं। अब आप इसके बारे में डिसीजन लो कि क्या हमारा डेवलप होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल डेवलप होना का ज़रूरी है, क्योंकि इस ग्राफ को आप देखें, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1916 से, यानी कि 1948 से आप रेशियो लगा लीजिए। ये है 1948 का रेशियो, यानी कि ये ग्राफ देखिए, ग्राफ सडनली हाई जा रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जितनी भी इन्वेंशंस हुई है ना, वो सारी की सारी इन्वेंशंस पिछले 40 से 50 साल में हुई है, जब से भारत आजाद हुआ है। और जितनी भी इन्वेंशन अभी लगातार होने जा रही है, क्या आप लोग इतनी स्पीड से इन्वेंट कर रहे हो खुद को? क्या आप इतनी स्पीड से खुद को डेवलप कर रहे हो? आप हमारे जमाने के देख लो, अगर आप कभी छोटे थे 20-25 साल के अगर आप हो, तो आपके जमाने में नोकिया के हैंडसेट हैंडफोन हुआ करते थे, वो कैसे काम करते थे। और आज के जमाने में स्मार्टफोन कितने हाई टेक हो रहे हैं। आने वाले टाइम में स्मार्टफोन ऐसे होंगे कि एक स्लाइड के अंदर में पूरा स्मार्टफोन होगा, ऐसे खोलोगे, और अभी चाइना ने बना भी दिया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे खोलोगे पूरी स्क्रीन आपके सामने, अभी बहुत ज्यादा डेवलप होगी। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं कि देखो, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ना 3 तरीके की सिविलाइजेशंस होती हैं। पहली सिविलाइजेशंस के अभी अंदर में हम हैं। फर्स्ट टाइप 1 की सिविलाइजेशन में क्या होता है कि हम अपने प्लैनेट की पूरी ऊर्जा, जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे हम यूज करें। अभी टाइप 1 के पीछे हम लगे हुए हैं, यानी कि जितनी भी अर्थ पे जो भी सोर्स है ना, जो भी ऊर्जा है, एनर्जी है, सॉरी, जो भी ऊर्जा है, हम उसको अगर यूज कर ले तो हम टाइप 1 की सिविलाइजेशन बन जाएंगे। आपने ऐसी हॉलीवुड की काफी सारी मूवी देखी होगी ना, जिसमें रेल उड़ रही है, गाड़ी उड़ रही है, वो टाइप 3 की सिविलाइजेशन होती है, जो अपनी गैलेक्सी की सारी ऊर्जा को यूज करते हैं, जो अपनी सारी एनर्जी को यूज करता है। तो सोचिए, जब टाइप 3 की सिविलाइजेशन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ह्यूमन बन सकते हैं, तो उस टाइम पे कितना डेवलपमेंट होगा। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोग अभी टाइप 1 की सिविलाइजेशन है। ऐसी अमूल्य जानकारी आपको कोई नहीं देगा, तो भाई इन्वेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा सवाल ये था कि वाई ओनली आईबीसी, कोई अदर ऑप्शन हम क्यों चूज नहीं कर सकते। देखो अब मैं ये तो नहीं कहता कि यार आईबीसी आपको मशीन लर्निंग सिखा देगा, आईबीसी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको परफेक्ट बना देगा या आपको ये करा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आईबीसी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स और लीडरशिप के स्किल्स इसको इसके अंदर में डेवलप करने में मिलेगी, जो आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार हमें आजकल की अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए चाहिए होता है पैसा, लेकिन हमें पैसे की वैल्यू को समझना पड़ेगा। देखो मनी सर्कुलेशन होती है, आप पैसे को कभी एक जगह स्टोर करके नहीं रख सकते। मैंने ये चीज पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है तो एक डिजिट्स है, लेकिन पैसा अगर आपके पास में कैश के रूप में पड़ा है तो वो आपके लिए वेस्टेज है। अगर सपोज करो कि मैं आपको सारी चीजें जो पैसे के बदले में खरीदी जा सकती है, मैं आपको सारी घर पे लाके दे दूं, क्या आप पैसे की वैल्यू करोगे? कोई पैसे की वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में है। गवर्नमेंट, कोई भी देश की गवर्नमेंट जो है वो पैसा बना के लोगों को दे सकती है, गरीबी मिटा सकती है, लेकिन उससे काम कुछ उल्टा ही होगा। हम सोचते हैं ना कि भाई पैसा अगर गवर्नमेंट बनाना गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट छाप क्यों नहीं देती? नहीं छाप सकती भाई, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आईबीसी ये रीजन से आप लोगों के लिए काफी अच्छा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे एक डाला है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अपने अंदर में स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो मेरी इन 5 बातों को ध्यान में रख लो, जो मैं अभी आपको बोर्ड पे बता रहा हूं। पहली, आपको बिल्कुल एक छात्र की तरह, एक विद्यार्थी की तरह आपको व्यवहार करना होगा। सच्चे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। पहला, काक चेष्टा, कोवी की तरह बिल्कुल निरंतर प्रयास करते रहना, जब तक सक्सेस हासिल ना हो प्रयास करते रहना। दूसरा, बको ध्यानम, बको ध्यानम मतलब बगुले जैसा ध्यान। अगर आपने कहीं पे फोकस कर दिया ना तो आपका फोकस इधर उधर कहीं नहीं होना चाहिए। पता लगा मैंने सुबह पोर्न देखी, मेरा दिमाग यूएसए में घूम रहा है, वो चीज हमारे साथ में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तीसरा आता है स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद, हल्की सी आहट देके अगर होती है, कोई हल्की सी आहट कोई भी होती है तो मैं तुरंत जगूं, ये नहीं कि कुंभकर्ण की तरह पड़े हो आप 2 बजे तक का। ठीक है। चौथा आता है हमारा अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब कम खाने वाला। कम खाने का मतलब कि आप क्या खा रहे हो। सबसे पहले आपको राइट न्यूट्रिशन की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप खुद को एक्टिव रखना चाहते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी। 5वां आता है हमारा गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब क्या? घर छोड़ दो, भाग जाओ घर से? नहीं, गृह त्यागी का मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई भी फंक्शन पार्टी चल रही है, कोई भी बर्थडे पार्टी चल रही है, घर में कोई भी चीज है, आपको घर की चीजों से मतलब नहीं है, कुछ भी हो। मतलब अगर मैं घर पे रह रहा हूं तो घर पे रहते रहते मैं गृह त्यागी बन जाऊंगा। तो ये 5 लक्षण अगर आपने नोट कर लिए हैं, 5 लक्षण अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर में इंप्लीमेंट कर लिए हैं, तो यकीन मानिएगा एक दिन आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे और पैसा ऑटोमेटिकली आपके हाथ में होगा। सो इवेंचुअली मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट द एंड, और इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो, ज़्यादा समय हमारा बर्बाद हो, तो शुरुआत करो, बिकॉज दिस इज़ ओनली स्टार्टिंग। थैंक यू।